नमस्कार मित्रों, छत्तीसगढ़ के इतिहास की वीडियो सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ के एक बहुत ही प्रमुख राजवंश के बारे में, और वो है पांडुवंश, जिसे सोमवंश भी कहा जाता है। एक और बात आपको ये बताना चाहूँगा कि जो भी वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ छत्तीसगढ़ के इतिहास के संबंध में, वो 3-4 ऑथेंटिक सोर्स से मिलाकर जो भी जानकारी मिल रही है वो मैं सारी की सारी जानकारी आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। और मेरी कोशिश ये है कि किसी भी टॉपिक से आपका कोई भी प्रश्न एग्ज़ाम के लिए ना छूटे। ठीक है, तो आश्वस्त रूप से आप कोई भी वीडियो को देखिएगा, उसके नोट्स तैयार कीजिएगा और उसे पढ़िएगा। ठीक है, तो चलिए फिर बात करते हैं आज के राजवंश के बारे में, और वो है पांडुवंश, जिसे सोमवंश भी कहा जाता है। इसके पीछे रीज़न क्या है, देखिए। ये जो अमरकंटक वाला क्षेत्र है इसे सोम क्षेत्र कहा जाता था। ठीक है, अमरकंटक वाला जो क्षेत्र है उसे सोम क्षेत्र कहा जाता था, और अमरकंटक से लगे हुए जो अंचल है, क्षेत्र है, उसमें शासन करने वाले राजवंश को इसी कारण क्या कहा जाता था, सोमवंश कहा जाता था। तो इस अमरकंटक वाले क्षेत्र से लगे वाला क्षेत्र कौन सा था, कोसल क्षेत्र, जिसमें दक्षिण कोसल मतलब वर्तमान का छत्तीसगढ़ आता है। और इसमें शासन करने वाले जो इस समय राजवंश थे वो थे सोमवंशी, और जिसको जो बस्तर में सोमवंशी निवास कर रहे थे या शासन कर रहे थे, उनको क्या कह दिया गया, पांडुवंशी। सोमवंश के ही थे, के अंतर्गत ही थे। क्लियर है, ये कॉन्सेप्ट है इसके पीछे। चलिए शुरुआत करते हैं। पांडुवंश की शुरुआत या टाइम पीरियड बोलना चाहिए वो है 6वीं से 8वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य। ठीक, फिर से किसी भी शासक की एकदम से एग्जैक्ट टाइम पीरियड नहीं पूछा जाएगा आपसे, क्योंकि इतिहासकारों के मध्य फिर से मतभेद है, वो पूरे इतिहास में ऐसा रहने वाला है। ठीक है, तो एक रफ आइडिया के तौर पे आप ध्यान रख लीजिए, 6वीं से 8वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य इस राजवंश का शासन छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में या कोसल क्षेत्र में या दक्षिण कोसल क्षेत्र में या सोम क्षेत्र में होने वाला है। क्लियर है। राजधानी, देखिए राजधानी क्या है इसमें पांडुवंश की, सिरपुर। तो इसे ऐसा भी कहा जाता है, मैंने पिछले क्लास में बताया था कि सिरपुर के पांडुवंश, इस तरीके से आप याद कर लीजिए तो राजधानी आपको याद रहने वाली है। किसी भी राजवंश के आगे आप क्या जोड़ लीजिए कीजिए, उसकी राजधानी सिरपुर के क्या, पांडुवंश। इस तरीके से आप याद करेंगे तो राजधानी भी याद रहने वाली है। इसके पहले हमने शरभपुरी वंश देखा था, और शरभपुरी की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो थी शरभपुर। लेकिन कालांतर में हमने देखा आगे जो राजा आए, जिसमें से एक थे प्रवरराज, जो अंतिम राजा के तौर पे हमने देखा शरभपुरी वंश में, उन्होंने राजधानी परिवर्तित करके किसको बना दिया था, सिरपुर। और फिर यहीं से प्रवरराज को हटा के उनके जो सामंत थे, कौन, इंद्रबल, वही पांडुवंश की स्थापना करने वाले हैं। और चूंकि शरभपुरी वंश का इस समय शासन कहाँ पर था, सिरपुर में, तो जो इंद्रबल भी जो पांडुवंश की स्थापना करेंगे वो भी किस स्थान पर होने वाली है, सिरपुर में होने वाली है। इसी कारण इनकी जो राजधानी थी वो क्या थी, सिरपुर। ठीक, अब एक चीज़ और सुन लीजिए, इतिहास क्या है। जैसा कि राजधानी हमने देख लिया पांडुवंश की सिरपुर, क्योंकि शरभपुर की जो आखिरी राजधानी थी सिरपुर थी, वहाँ से हटा के पांडुवंश ने अपनी स्थापना कर दी, इंद्रबल ने स्थापना कर दी और सिरपुर राजधानी बन गई। और शासक के तौर पे अगर बात करें तो इंद्रबल ने तो स्थापना की, लेकिन वह खुद गद्दी पर नहीं बैठा। उसने किसे बिठाया गद्दी पर, अपने पिता उदयन को। ठीक है, अभिलेखों से यह जानकारी मिलती है कि इंद्रबल के पिता कौन थे, उदयन, या कहना चाहिए उदयन के पुत्र कौन थे, इंद्रबल। तो सबसे पहले शासक के तौर पे नाम आता है पांडुवंश में किनका, उदयन का। लेकिन एक और बात ध्यान में रखिए, ये इंद्रबल ने जो शरभपुरी वंश पे था आक्रमण क्यों किया, इनके सामंत थे, आक्रमण क्यों किया, मतलब उनको हटा के क्यों अपनी शासन की स्थापना कर दी। तो एक और राजा माने जाते हैं पांडुवंशी, उनका नाम था शूरबल। क्या था, शूरबल। अब इस शूरबल ने शरभपुर में अधिकार कर लिया। ठीक है, लेकिन इस शूरबल के अधिकार को जो शरभपुर में किया था उसे हटा दिया गया प्रवरराज के द्वारा। ठीक है, अब इसका ही बदला लेने के लिए, किसका बदला, शूरबल का बदला लेने के लिए कौन आए, इंद्रबल। तो इंद्रबल पहले क्या कर लिए कि शरभपुरी वंश के क्या बन गए, सामंत बन गए। काफ़ी अच्छी मजबूत पकड़ बना ली, और फिर धीरे से क्या किया, उस राजवंश को हटा दिया और इस प्रकार स्थापना कर ली पांडुवंश की। क्लियर है, किसका बदला लेने के लिए, पांडुवंशी शासक शूरबल का बदला लेने के लिए। तो इस शासक का भी वर्णन मिल रहा है
शूरबल नामक शासक का भी वर्णन मिल रहा है पांडुवंशी राजा के रूप में। लेकिन वंशावली अगर देखें तो वंशावली के आधार पर पहले शासक आप माने जाएंगे कौन? उदयन। और कहीं पर पूछ दिया जाए कि शूरबल का संबंध किस राजवंश से है तो भी आपको ध्यान में रखना है कि पांडुवंश। सारी स्टोरी मैंने बता दी है, ठीक। शूरबल का बदला लिया इंद्रबल ने, स्थापना कर दी पांडुवंश की। लेकिन इंद्रबल ने पांडुवंश की स्थापना करके अपने पिता को गद्दी पर बिठाया, जिनका नाम था क्या? उदयन, ठीक। इसी कारण उदयन को इस राजवंश का, पांडुवंश का आदि पुरुष भी कहा जा रहा है। और इसकी जानकारी, किसकी जानकारी? उदयन की जानकारी आदि पुरुष के रूप में कालंजर शिलालेख से प्राप्त होती है, ठीक है। ये जो मैंने सिंबल या ब्रैकेट बनाया है ये शिलालेख के लिए मैं प्रयोग करने वाला हूँ आपसे। तो कालंजर शिलालेख से जानकारी प्राप्त होती उदयन की, क्लियर। अब पुत्र होने वाले इंद्रबल, इन्होंने ही शरभपुरी वंश को हटाया, ठीक, और स्थापना की थी। इस इंद्रबल का नाम हमको हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक में जो रामकुमार बिहार की है उसमें भरत बल मिलता है। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने आपको शरभपुरी वंश के अंतर्गत नरेंद्र को बताया था कि इनका नाम भरत बल है, लेकिन हिंदी ग्रंथ अकादमी में भरत बल किसको बताया गया है? भरत बल बताया गया है इंद्रबल के नाम को, मतलब इंद्रबल को ही भरत बल कहा जाता है, ऐसा लिखा है। तो आप एक काम कर लीजिएगा कि अगर प्रश्न आता है कि भरत बल किसका उपनाम था तो आपको ध्यान रखना है इंद्रबल के रूप में, क्योंकि क्या होता है कि जो ऑथेंटिक सोर्स या जिससे आंसर माने जाते हैं वो हिंदी ग्रंथ अकादमी से ही माने जाएंगे, ज़्यादातर ऐसी संभावना है। बात समझ में आ रही है आपको? इसी कारण क्या भरत बल के रूप में आपको ध्यान रखना है इंद्रबल का नाम, क्लियर। चलिए, अब इस इंद्रबल ने क्या किया था? इंद्रबल ने इंद्रपुर नामक नगर की स्थापना की थी। और ये इंद्रपुर मतलब अपने ही नाम पे एक नगर की स्थापना की थी, इंद्रपुर नगर नाम की स्थापना की थी। और ये इंद्रपुर नगर जो है ये वर्तमान का क्या है? खरौद है, ठीक है, वर्तमान का खरौद है। और इस खरौद को छत्तीसगढ़ का काशी भी कहा जाता है। ये पर्यटन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ आपको। खैर, इतिहास के तौर पे आपको याद रखना है कि इंद्रबल ने अपने नाम के आधार पर, अपने नाम पर एक नगर की स्थापना की थी, उसका नाम था इंद्रपुर, जो वर्तमान का खरौद है, क्लियर है, ठीक। अब कहाँ से इसकी जानकारी मिल रही है? इसकी जानकारी मिल रही है इंद्रबल का मलगा बिलासपुर ताम्रपत्र से, ठीक है। आगे बढ़े, अब देखिए, इस इंद्रबल का विवाह जो है कौशल की राजकुमारी लोक प्रकाशा से हुआ। और ये लोक प्रकाशा अमरार्य कुल की मानी जाती है। और ये अमरार्य कुल क्या था? शरभपुरी वंश। बात समझ में आ रही है? तो ये लोक प्रकाशा एक प्रकार से शरभपुरी वंश की है ऐसा माना जा रहा है, या कहना चाहिए अमरार्य कुल की है ऐसा माना जा रहा है इतिहासकारों के द्वारा। तो इस इंद्रबल का विवाह किससे हुआ? कौशल की राजकुमारी या अमरार्य कुल की राजकुमारी लोक प्रकाशा से इसका विवाह हुआ, ठीक। तो इतनी बातें हो गई इंद्रबल के संबंध में। आगे बढ़ते हैं। इंद्रबल के पुत्र हुए जिनका नाम था नन्नराज प्रथम। नन्नराज प्रथम। अब देखिए, इंद्रबल के 4 पुत्र हुए। कितने पुत्र हुए? 4 पुत्र। पहले पुत्र और सबसे बड़े पुत्र का नाम नन्नराज प्रथम। इनके भाई, ये जो मैंने सिंबल बनाई ये भाई के लिए बनाया है। नन्नराज के भाई मतलब द्वितीय पुत्र किसके? इंद्रबल के ईशान देव। तीसरे पुत्र सुरबल और चौथे पुत्र भवदेव, ठीक है, जिसका नाम पूरे तौर पे अगर लिखा गया है वो इस प्रकार लिखा गया कि भवदेव रणकेसरी। एक रणकेसरी आखिरी में भी आने वाले हैं इसी वंश के संबंध में, लेकिन अभी आप ध्यान रखिए भवदेव रणकेसरी एक साथ याद रख कर लीजिए। तो इस प्रकार इंद्रबल के 4 पुत्र हुए। मतलब ये जो चारों दिखाई दे रहे हैं ये क्या है? आपस में भाई भाई है। लेकिन सत्ता किसको मिलेगी? सबसे बड़े पुत्र को, जो कौन है? नन्नराज वन। नन्नराज वन या नन्नराज प्रथम गद्दी पर बैठे इंद्रबल के बाद। और साथ ही साथ उन्होंने ऐसा नहीं किया कि एक ही छत्र राज किया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अपने भाइयों को भी शासन करवाया अलग अलग क्षेत्र में। जैसे बात करें उदाहरण के तौर पे तो ईशान देव ने कहाँ पर किया? खरौद में शासन किया। नन्नराज स्वयं राजधानी में शासन कर रहे हैं, मतलब सिरपुर में शासन कर रहे हैं। सूरबल कहाँ शासन की इसकी जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन भवदेव भांदक नामक क्षेत्र में शासन करते हैं, इनकी जानकारी मिलती है। मतलब अपने साथ साथ अपने भाइयों को भी शासन करवा रहे हैं। और साथ ही साथ नन्नराज प्रथम ने अपने तीनों भाइयों को मंडलाधिपति के रूप में शासन करने का अधिकार प्रदान किया। मंडलाधिपति के रूप में शासन करने का अधिकार
प्राप्त किया, या कहना चाहिए तीनों भाइयों को मंडलाधिपति के रूप में स्थापित किया। किसने? नन्नराज प्रथम ने। ये चारों भाई भाई, क्लियर है। अब नन्नराज प्रथम के पुत्र हुए दो, ये लिखा हुआ है मैंने। नन्नराज प्रथम के दो पुत्र हुए, एक महाशिव तिवरदेव और एक चंद्रगुप्त। ठीक, ये चंद्रगुप्त वो गुप्त साम्राज्य वाले नहीं है, ये इस वंश के चंद्रगुप्त हैं। तो देखिए, पहले हम बात करेंगे प्रथम पुत्र की, जो थे महाशिव तिवरदेव। एक बोलना चाहिए बहुत ही प्रतापी शासक, या इस वंश के अभी आने वाले प्रथम प्रतापी शासक। ठीक, बाकी भी प्रतापी थे लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही टैलेंटेड थे, इस प्रकार मैं बोल रहा हूँ आपको कि महाशिव तिवरदेव एक काफ़ी प्रतापी शासक थे पांडु वंश के। ठीक, एक उत्कल का टाइम था इस समय छत्तीसगढ़ में। ठीक, विकास का समय था। तो देखिए, इसके संबंध में हमको क्या क्या ध्यान रखना है। सबसे पहले इनकी जानकारी या इनका एक प्लेट प्राप्त हुआ है, पत्र प्राप्त हुआ है, उसे कहते हैं राजिम प्लेट। राजिम प्लेट, ठीक है। तो इस राजिम प्लेट से ऐसा कहा गया है हिंदी ग्रंथ अकादमी में, इस राजिम प्लेट से पांडु वंश के शासकों के बारे में जानकारी मिलती है और साथ ही साथ महाशिव तिवरदेव की भी जानकारी मिलती है राजिम प्लेट से। एक और चीज़, बार बार मैं ताम्रपत्र यूज़ में लाता हूँ, तो ताम्रपत्र को क्या कहा जाता है? कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन। ठीक है, अभिलेख को क्या कहा जाता है? इंस्क्रिप्शन। अब देखिए, इनके संबंध में महाशिव तिवरदेव के बारे में हमको क्या बात याद रखनी है कि इन्होंने सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण की। देखिए, जिस क्षेत्र में शासन कर रहे हैं उसे क्या कहा जा रहा है? कोसल। अब उनके अधिपति तो क्या कहलाएंगे? कोसल अधिपति की जो उपाधि थी इस वंश के शासक धारण करते थे, कोसलाधिपति। ठीक है, तो इन्होंने क्या कर दिया? इन्होंने उपाधि धारण कर ली, सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण कर ली महाशिव तिवरदेव द्वारा। ठीक है, अब इसमें महाशिव जो है वो उपाधि है, राजशाही है, राजशाही उपाधि है, तिवरदेव उनका नाम है। ठीक, अब जितने भी शासक अभी होने वाले हैं पांडु वंश के, वो सारे के सारे वैष्णव धर्म को पालन करने वाले हैं। लेकिन एक शासक बाद में आएंगे जो शैव धर्म का पालन करेंगे। लेकिन महाशिव गुप्त बालार्जुन के पहले जितने भी शासक आपको मिलेंगे वो सभी के सभी वैष्णव धर्म के अनुयायी या पालन करने वाले होंगे। ठीक, अब इनकी मुद्रा में, किनकी? महाशिव तिवरदेव की मुद्रा में गरुड़ चिन्ह अंकित मिलता है। अब एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, महाशिव तिवरदेव के पुत्र का नाम भी नन्नराज और दामाद का नाम भी नन्नराज। महाशिव तिवरदेव के पुत्र का नाम भी नन्नराज, और नन्नराज जो पहले आ चुके हैं वो अलग है। तो इनके जो पुत्र हुए उनका नाम भी नन्नराज रखा गया और कहा गया नन्नराज द्वितीय। तो पुत्र का नाम भी नन्नराज द्वितीय और दामाद का नाम भी नन्नराज होगा। तो इस प्रकार से 3 नन्नराज देखने को मिल रहे हैं, एक महाशिव तिवरदेव के पिताजी, एक महाशिव तिवरदेव के पुत्र और एक महाशिव तिवरदेव के दामाद। ठीक, तो देखिए क्या हो रहा है, नन्नराज दामाद को पंच महाशब्द की उपाधि प्रदान की। किसने? महाशिव तिवरदेव ने अपने दामाद को, जिनका नाम था नन्नराज, को पंच महाशब्द की उपाधि प्रदान की। ऐसा जानकारी मिलता है किससे? बोडा ताम्रपत्र से। अब ये बोडा जो है रायगढ़ के पास या रायगढ़ में एक ग्राम का नाम है जिससे ये ताम्रपत्र प्राप्त हुआ। इसी कारण बोडा ताम्रपत्र से ये जानकारी मिलती है। ठीक, हुआ क्या? अब महाशिव तिवरदेव लड़ाई करते हुए, किससे लड़ाई करते हुए? विष्णुकुंडी माधव वर्मन प्रथम से युद्ध करते हुए मारे गए। ठीक है, विष्णुकुंडी माधव वर्मन प्रथम से युद्ध करते समय मारे गए। कौन? महाशिव तिवरदेव। तकरीबन समय चल रहा है इस समय 565 ईस्वी का। ठीक है, तो 565 ईस्वी में ये सब हुआ। अब जब इनकी मृत्यु हो गई और फिर कौन आने वाले हैं? देखिए, पहले ऐसा होता था कि कोई बड़े भाई अगर शासन करता था तो उसकी मृत्यु के पश्चात या उसके पश्चात उसका पुत्र शासन करता था, ना कि उसका भाई। ठीक है, तो उसी परंपरा को निभाते हुए महाशिव तिवरदेव के जो पुत्र होंगे, कौन? नन्नराज द्वितीय, अपने दादाजी के नाम पे रखा गया था इनका नाम। नन्नराज द्वितीय गद्दी पर बैठे और गद्दी पर बैठने पे उन्होंने एक उपाधि धारण कर ली और उसका नाम था, उपाधि का नाम था कोसल मंडलाधिपति। क्या कहा गया इनको?
कोसल मंडलाधिपति, देखिए सकल कोसलाधिपति महाशिव तिवरदेव, कोसल मंडलाधिपति कौन, नन्नराज द्वितीय उपाधि। और यह जो उपाधि इन्होंने धारण किया, जो इनको कहा गया कोसल मंडलाधिपति, कहाँ से जानकारी मिलती है उसकी, नन्नराज द्वितीय के अणभार ताम्रपत्र से। अणभार जगह का नाम है, तो अणभार ताम्रपत्र किसका है, नन्नराज द्वितीय का, उससे ही ये जानकारी मिल रही है, प्राप्त हो रही है। इतनी बातें क्लियर है। अब चूंकि नन्नराज द्वितीय की कोई भी संतान नहीं थी, तो वापस गद्दी पर कौन आ जाएगा, वापस गद्दी पर आ जाएगा महाशिव तिवरदेव के भ्राता, कौन, चंद्रगुप्त। ये हुए, इसके पुत्र पहले शासन में आएंगे, इनके पुत्र पहले शासन में आएंगे, फिर इनके पुत्र के बाद, अब इनके पुत्र की कोई भी संतान नहीं थी, तो अब देखिए इनकी मृत्यु वगैरह जो भी हो गई होगी, प्रमाण अभी नहीं है फिलहाल, लेकिन इनके बाद चूंकि इनके पुत्र नहीं है, तो वापस कौन आएंगे सत्ता पे, जो महाशिव तिवरदेव के भाई है, भाई है, और भाई कौन है, चंद्रगुप्त। तो एक तरीके से जब इन्होंने शासन कर लिया, उसके बाद इसने भी, नन्नराज सेकंड ने भी शासन कर लिया, तो फिर ये आए कौन, चंद्रगुप्त। तो इनके लिए क्या हो गए, समय काफ़ी कम रह गया शासन करने के लिए, क्योंकि क्या है, इतना समय बीतने के बाद ये क्या हो गए होंगे, बूढ़े हो गए होंगे, तो इनके शासन करने के लिए समय बच गया कम। तो तकरीबन 5 वर्ष के आसपास इन्होंने शासन किया चंद्रगुप्त ने, ठीक। और इनकी जानकारी किसकी, चंद्रगुप्त की जानकारी सिरपुर अभिलेख से प्राप्त होती है। कहाँ से प्राप्त होती है, सिरपुर अभिलेख से प्राप्त होती है। सिरपुर में बहुत सारे अभिलेख प्राप्त हुए हैं, ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं, तो उसमें से एक सिरपुर अभिलेख से चंद्रगुप्त की जानकारी मिलती है, ठीक। अब यहाँ पर पूरा टाइमलाइन देखिएगा। अब चंद्रगुप्त 5 साल के आसपास ही इन्होंने शासन किया, उसके बाद इनके पुत्र आएंगे कौन, हर्षगुप्त। देखिए ये जो गुप्त नाम के आगे गुप्त लगाने की परंपरा है, ये गुप्त साम्राज्य से ही आई हुई है, ठीक है, ये परंपरा है। तो चंद्रगुप्त परंपरा बोलने का मतलब है कि उस राजवंश से प्रभावित होकर अपने नाम के आगे गुप्त लगाना शुरू कर दिया। तो पांडुवंश के ही है। चंद्रगुप्त के पुत्र आएंगे कौन, हर्षगुप्त, उन्होंने शासन किया कुछ समय, ठीक है। हर्षगुप्त के पुत्र आएंगे फिर कौन, महाशिवगुप्त बालार्जुन, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण इस राजवंश से संबंधित, ठीक है। चंद्रगुप्त के पुत्र हर्षगुप्त, हर्षगुप्त के पुत्र महाशिवगुप्त बालार्जुन, ठीक है। तो चलिए ये हो गया पूरा सीक्वेंस, पूरे शासक के बारे में जानकारी, ठीक। आगे बढ़ते हैं, चंद्रगुप्त का शासन हमने देख लिया, अब बात करेंगे हर्षगुप्त, अगले शासक के तौर पे आने वाले हैं, जो चंद्रगुप्त के पुत्र हैं। यहाँ पर लिख दिया मैंने अलग से, हर्षगुप्त। हर्षगुप्त के बारे में आपको ध्यान में रखना है ये बात है कि मौखरी राजा सूर्यवर्मन की पुत्री वासटा देवी से इन्होंने शादी किया, ठीक है। हर्षगुप्त के बाद संबंध में आपको ध्यान रखना है कि मौखरी राजा सूर्यवर्मन की पुत्री वासटा देवी से इन्होंने विवाह किया, ठीक। अभी वासटा देवी क्यों प्रमुख है, या ये शादी के तौर पे हम नाम क्यों देख रहे हैं, ये मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए इस वासटा देवी ने सिरपुर का जो लक्ष्मण मंदिर कहा जाता है, वर्तमान में भी है, देखिएगा एक बेजोड़ नमूना गुप्तकालीन स्थापत्य कला का, गुप्तकालीन नहीं कहना चाहिए, उत्तर गुप्तकालीन कहना चाहिए, क्योंकि गुप्त वंश तो इस समय हो गया था, उसके बाद की बात है ये। तो उत्तर गुप्तकालीन स्थापत्य कला का बहुत ही बेजोड़ नमूना है कौन, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, ठीक। तो सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर की स्थापना या निर्माण वासटा देवी ने अपने पति हर्षगुप्त की याद में करवाया। इनकी मृत्यु हो गई थी हर्षगुप्त की, तो उनकी याद में ही वासटा देवी ने सिरपुर में सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर की निर्माण करवाया, ठीक। तो सिरपुर में जो लक्ष्मण मंदिर कहा जाता है वो एक विष्णु मंदिर है, ध्यान रखिएगा। अभी तक जितने भी शासक हुए वो सारे के सारे वैष्णव धर्म को मानने वाले हैं, तो सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर जरूर कहा जाता है, लेकिन किसका मंदिर है, किस भगवान का मंदिर है, विष्णु भगवान का मंदिर है, ये आप ध्यान रखेंगे। अब उत्तर गुप्तकालीन स्थापत्य कला का उदाहरण है ये, मतलब नागर शैली से बनाया जाएगा, मतलब लाल ईंटों से बनाया गया है ये मंदिर, देखिएगा, ठीक है। अब महाशिवगुप्त बालार्जुन, इसके बाद हर्षगुप्त के पुत्र आने वाले हैं, हर्षगुप्त के पुत्र आने वाले हैं कौन, महाशिवगुप्त बालार्जुन। इनका समय आपको ध्यान में रखना है, अलग से लिख के रखा है। देखिए मैंने कहा था कुछ शासक या कुछ महत्वपूर्ण ऐसी जो घटना होगी उसका टाइम हमको ध्यान रखना है, तो महाशिवगुप्त बालार्जुन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इनका समय आपको ध्यान रखना है 595 ईस्वी से 655 ईस्वी तक, 595 AD से 655 AD, तकरीबन 60 साल का समय हो रहा है। मतलब पांडु वंश में
ये जो राजा है, ये जो शासक है महाशिवगुप्त बालार्जुन, इन्होंने सबसे अधिक समय तक शासन किया, 60 वर्ष के आसपास। ठीक, अब इनके बारे में, इनके संबंध में हम कुछ बातें ध्यान में रखते हैं जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अभी तक जितने भी शासक हो रहे थे वैष्णव धर्म को मानने वाले थे, लेकिन अब जो महाशिवगुप्त बालार्जुन है वो शैव धर्म का पालन करेंगे। इसी कारण लिखा हुआ है शैव मतवालंबी। ठीक है, शैव धर्म का पालन। लेकिन ऐसा नहीं है कि शैव धर्म को माना तो बाकी धर्म को ध्यान नहीं दिया, बिल्कुल ऐसा नहीं है। शैव धर्म को मानते हुए वैष्णव धर्म हो, जैन धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, सभी के प्रति सहिष्णु थे ये, और सभी धर्म का विकास किया। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ इनका नाम बालार्जुन क्यों पड़ा, तो देखिए धनुर्विद्या में बचपन से ही पारंगत थे ये, बचपन से इनको धनुर्विद्या आती थी, काफ़ी अच्छी आती थी। और आपको पता है कि महाभारत के अर्जुन को भी धनुर्विद्या काफ़ी अच्छे से आती थी, पारंगत थे उसमें। तो इसी कारण बाल अवस्था में धनुर्विद्या में पारंगत होने के कारण इन्हें बचपन का या बालक अवस्था का अर्जुन कहा जाने लगा। यहीं से नाम पड़ा इनका बालार्जुन, बाल अर्जुन, बालार्जुन। क्लियर है। छत्तीसगढ़ के इतिहास का स्वर्णिम काल कहा जाता है इनके काल को, छत्तीसगढ़ के इतिहास का स्वर्णिम काल या स्वर्ण काल कहा जाता है महाशिवगुप्त बालार्जुन के काल को। ठीक, बहुत सारी स्थापत्य कला के रूप में अगर देखें या शांति के तौर पे देखें, साम्राज्य विस्तार के तौर पे देखें, साम्राज्य विस्तार की बात करें तो छत्तीसगढ़ के साथ साथ उड़ीसा के कुछ क्षेत्रों में भी इन्होंने शासन किया है इस तरीके से। ठीक, तो हर प्रकार से ये जो काल था इनका काफ़ी ज़्यादा समृद्ध था, काफ़ी ज़्यादा विकासशील था। इसी कारण स्वर्ण काल या स्वर्णिम काल कहा जाता है। इसी समय चीनी यात्री वेनसांग छत्तीसगढ़ में सिरपुर और मल्हार की यात्रा पर आए थे, जैसे कि हमने पहले भी देखा है। समय क्या चल रहा है, 595 से 665, और मैंने बताया था 639 AD में वेनसांग छत्तीसगढ़ की यात्रा, सिरपुर और मल्हार की यात्रा पर आए थे। तो इस समय शासन कौन कर रहे थे यहाँ पर, महाशिवगुप्त बालार्जुन। तो उन्होंने इनका कुछ वर्णन किया है। तो वेनसांग के यात्रा वृत्तांत, जिससे कहा जाता है उनकी यात्रा वृत्तांत को, सियुकी में इस शासक का वर्णन है। और समय जैसे कि मैंने पहले भी बता रखा है आपको, 639 ईस्वी। और वेनसांग ने इस समय छत्तीसगढ़ को या कोसल क्षेत्र को कियास्लो नाम से पुकारा। किस नाम से कहा, कियास्लो। कियास्लो किसको कह रहे हैं, कोसल क्षेत्र को, जो आज का छत्तीसगढ़ है, दक्षिण कोसल क्षेत्र को। ठीक है, उल्लेखित किया। इतनी बात है। बहुत सारी बातों का वर्णन किया है कि यहाँ पर सभी धर्म पूर्ण रूप से बोलना चाहिए समृद्ध है, सभी धर्म को सपोर्ट किया जाता है। किसके द्वारा, महाशिवगुप्त बालार्जुन के द्वारा। बहुत सारे संघाराम यहाँ पर बनाए गए हैं जिसमें बहुत सारे बौद्ध भिक्षु रहते हैं। इस प्रकार बहुत सारा वर्णन किया है किसने, चीनी यात्री ने। ठीक है, तारीफ किया है, बोलना चाहिए। आगे बात करें, अब भारत में इस शासक के समकालीन शासक कौन कौन थे, तो देखिए उत्तर में बात करें, कन्नौज, माफ कीजिए उत्तर में नहीं, समकालीन शासक के तौर पे आपको ध्यान रखना है कन्नौज के हर्ष, कन्नौज के हर्ष या हर्षवर्धन भी कहा जाता है। ठीक, कन्नौज के हर्ष शासक और वातापी शासक के रूप में आपको ध्यान रखना है पुलकेशिन द्वितीय, महाशिवगुप्त बालार्जुन के समकालीन है। ठीक है, और फिर क्या हुआ कि पुलकेशिन द्वितीय कन्नौज के शासक हर्ष पे आक्रमण किया, फिर नीचे जब आए कोसल की तरफ तो उन्होंने इस क्षेत्र में भी आक्रमण किया। और ऐसा माना जाता है कि महाशिवगुप्त बालार्जुन ने पुलकेशिन द्वितीय की अधीनता स्वीकार कर ली थी। ठीक, अधीनता तो स्वीकार की थी, किसकी, पुलकेशिन द्वितीय की। किसने, महाशिवगुप्त बालार्जुन ने। लेकिन अधीनता स्वीकार करने के बाद भी, उसके बाद भी महाशिवगुप्त बालार्जुन को इस कोसल क्षेत्र में शासन करने का अधिकार प्राप्त था। उसके बाद भी मतलब कंटिन्यू वो शासन करते रहे, आक्रमण करने के बाद भी, आक्रमण होने के बाद भी। किसके द्वारा, पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा भी। एकदम क्लियर। तो समकालीन के शासक के तौर पे भी आप ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण है। इस शासक के अभी तक के सर्वाधिक ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं, जो किसी शासक के प्राप्त नहीं हुए हैं, वो भी 27, अकेले 27 महाशिवगुप्त बालार्जुन के 27 ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं सिरपुर से। ध्यान रखिएगा, किसी भी शासक के इतने ताम्रपत्र नहीं प्राप्त हुए हैं जितने महाशिवगुप्त बालार्जुन के, 27, याद रखेंगे। ठीक, तो ये हो गया पूरी बातें सभी शासक के तौर पे, सारी बातें मैंने आपको बता दी है। एक्स्ट्रा बातें भी बताई होगी, उसको चाहिए तो अगर आपको लगे कि नोट करना तो बिल्कुल नोट कीजिएगा उसको कॉपी में। अन्य बातें कुछ देख लेते हैं इसी वंश के संबंध में। देखिए पांडु वंश के जो ताम्रपत्र मिले हैं उसमें जो लिपि का प्रयोग किया गया उसे कहा जाता है पेटिका शीर्ष लिपि का प्रयोग किया गया है। एक और चीज़, ताम्रपत्र में इन्होंने पेटिका शीर्ष लिपि का प्रयोग किया है, लेकिन शिलालेख जो मिले हैं, ठीक है,
देखिए इसको क्या, शिलालेख को क्या कहा जाता है इंग्लिश में? रॉक एडिक्ट। शिलालेख क्या कहा जाता है? रॉक एडिक्ट। और ताम्रपत्र को क्या कहा जाता है? कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन। क्लियर? तो जो भी रॉक एडिक्ट मतलब शिलालेख मिले हैं उसमें किलाक्षर लिपि का प्रयोग किया इन्होंने। इस प्रकार पांडु वंश जो है अपने अभिलेखों में 2 प्रकार की लिपि का प्रयोग किया। ऐसा प्रश्न भी बन सकता है क्या कि कौन से राजवंश, छत्तीसगढ़ के कौन से राजवंश ने अपने अभिलेखों में 2 लिपि का प्रयोग किया है? तो आंसर क्या आ जाएगा? पांडु वंश। कौन कौन सी लिपि? पेटिका शीर्ष लिपि ताम्रपत्र में और शिलालेखों में किलाक्षर लिपि का प्रयोग किया है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक। और परम महेश्वर की उपाधि किसने धारण की थी? तो ये भी ध्यान रखेंगे। परम महेश्वर की उपाधि महाशिवगुप्त बालार्जुन ने धारण की थी। महाशिवगुप्त बालार्जुन ने धारण की थी किसकी उपाधि? परम महेश्वर की उपाधि। इसके पहले जितने भी शासक थे, या बोलना चाहिए एक कॉमन उपाधि के तौर पे पांडु वंश का नाम हमको याद रखना है अगर, तो परम भागवत याद रखना है। देखिए वैष्णव धर्म को मान रहे थे इसके पहले जितने भी शासक थे, तो कौन सी उपाधि धारण करेंगे? परम भागवत की उपाधि, वैष्णव धर्म को मानने के कारण। अब इन्होंने शैव धर्म को मानना चालू कर दिया, तो शैव धर्म को मानने के कारण इन्होंने कौन सी उपाधि धारण की? परम महेश्वर। तो शैव धर्म के कारण उपाधि परम महेश्वर और वैष्णव धर्म के कारण उपाधि परम भागवत। तो इसके पहले होने वाले शासक परम भागवत की उपाधि धारण करते थे, ये आप ऐड कर लीजिएगा अपने नोट्स में। ठीक है दोस्तों, तो ये थी संपूर्ण जानकारी पांडु वंश के बारे में। सारी चीज़ें मैंने कोशिश की आपको बता दूं। वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए दोस्तों, क्योंकि हमें भी एक तरीके से प्रेरणा की आवश्यकता होती है, जैसे कि मैं पहले भी कह चुका हूँ। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और कोई अगर आपके सुझाव है कि ऐसा कुछ चाहिए, ऐसी टेक्निक से पढ़ाइए, तो वो भी बिल्कुल आप स्वागत है। आप अपने सुझाव बिल्कुल कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ठीक है, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को फैलाइए दोस्तों। ठीक है, ये अपेक्षा है हम लोगों की आपसे। ठीक, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।